हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु आप सभी का एबीएन एजुकेशन हब चैनल में स्वागत करता हूं। और बच्चों, पिछले वीडियो में हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने बच्चों क्या क्या उसमें कवर कर लिया है। एक तो नाउन, उसके बाद बच्चों प्रोनाउन और तीसरा कर दिया बच्चों एडजेक्टिव। नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये है नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में, पिछले वीडियोस में जो बता दिया है, उनके बारे में अब आपको काफी एक तरह से बहुत ही अच्छी नॉलेज उनके बारे में हो गई है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। बच्चों, इन चीजों को और डिटेल में चीजें तब समझ में आएंगी जब आप रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई आप तो अपनी किताब या फिर कोई न्यूज़पेपर या फिर कोई भी ऐसी सामग्री हो जिसको आप देख के इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें। ठीक है, कोई भी ऐसी सामग्री हो तो कोई भी एक बुक ले लो, आप कोई भी एक नोवेल ले लो, कोई भी एक जर्नल ले लो, तो उनके हिसाब से आप क्या करो बच्चों, एक उनको जो पैराग्राफ होता है उसको रीडिंग करो और रीडिंग करके समझने की कोशिश करो कि बच्चों इसमें क्या नाउन होगा, क्या प्रोनाउन होगा, क्या एडजेक्टिव होगा। और ये ऐसा नहीं कि एक बार से समझ में आ जाएंगी बच्चों। ये चीजें जो है बहुत डिफिकल्ट तो खैर नहीं कह सकते, पर हाँ अभी स्टार्टिंग में जो मैंने बेसिक पढ़ाया है उसको आप समझ के तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो इनको आप पढ़ोगे, इनको आप समझोगे, बार बार इन वीडियोस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा और आपके जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्लैरिटी आएगी। और जब आपने देखा होगा जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं वो एग्जाम्पल में मैंने कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करी है। ऐसा नहीं है कि जो एक एग्जाम्पल है वो फिक्स हो गया और उसी एग्जाम्पल में उस चीज को मैं बार बार एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। तो हर किसी ना किसी एग्जाम में कोई ना एग्जाम्पल में कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट होगा और नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको नई चीज के बारे में जानने को मिला है। तो बच्चों ठीक है, आप इन सब चीजों को पढ़ो और समझने की कोशिश करो। अगला हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करेंगे बच्चों वर्ब के बारे में। किसके बारे में बच्चों? वर्ब के बारे में। सबको मालूम है वर्ब माने क्या होता है? वर्ब माने क्रिया होती है। ठीक है, वर्ब माने क्या होती है बच्चों? क्रिया। अब देखो बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बीच बीच में, वैसे एक बार जब मैंने फर्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट किया था वो मैंने स्टार्ट भी किया था वर्ब से ही, थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए। उसमें मैंने एक लेट वर्ब के बारे में समझाने की कोशिश करी थी, समझाई थी। जो लेट वर्ब थी बच्चों मैंने बताई थी, कॉजेटिव वर्ब्स बताई थी, कॉजेटिव वर्ब बताई थी बच्चों। तो इस तरह से ही इन सब चीजों के बच्चों बहुत तरह के इन नामों में जो है ये नाम थोड़े से भारी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जब मैंने आपको लेट वर्ब समझाई थी तो सबको अच्छे से समझ में आ गई थी वीडियोस के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो ऐसा ही है, जब हम इस वर्ब को पढ़ेंगे तो हो सकता है नाम थोड़े डिफिकल्ट हो, लेकिन जब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगी कि हाँ ये पॉजिटिव आप क्या हो रहा है बच्चों। जब मैं नाम बोलूंगा स्टेटिक वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ब क्या होता है, तो सब चीज आपको धीरे समझ में आ रही होगी। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस पढ़ते जाओ मेरे साथ में। और हाँ, वीडियोस को लगातार स्क्रीन से जरूर देखना बच्चों। मैं फिर कह रहा हूँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जब तक नंबर 1 और नंबर 2 वीडियो नहीं देखोगे और लास्ट चले जाओगे नंबर 8 है वीडियोस पे, तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए लाइन बाय लाइन आपको वीडियोस देखनी है। ठीक है बच्चों, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वर्ब की बात में। बेटा मैंने बताया था स्टार्टिंग में वर्ब के बाद वर्ब क्या होती है। वर्ब वो होती है वर्ब जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। किसको? एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, एक्शन के बारे में बताती है उस सेंटेंस में। जो मतलब जिस सेंटेंस में कोई भी जो काम होगा, कोई भी एक्शन होगा, वो उस सेंटेंस में क्या हो जाएगा बेटा? वर्ब हो जाएगी। ठीक है, पहली पहचान। दूसरी पहचान मैंने क्या बताई थी बच्चों, याद करो, शाबाश, जिसकी 3 फॉर्म अवेलेबल हो, 3 फॉर्म अवेलेबल हो। याद है ना बच्चों, 3 फॉर्म अवेलेबल हो। तो ये दोनों, इन दोनों चीजों से हम क्या बता सकते हैं कि बच्चों ये जो होगी उस सेंटेंस में क्या होगी? वर्ब होगी। ठीक है ना, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जैसे मैंने बता रखे हैं। ठीक है, अब बेटा मैं आपको थोड़ी सी एक इसकी मेन जो है उनकी थोड़ी सी एक टेबल बनवा दूंगा
ठीक है, वीडियो के लास्ट में। तो उन वर्बों को आप अच्छे से याद कर लें। तो यही जो वर्ब है ना, ज्यादातर तुम्हारे चैप्टर्स में या फिर तुम्हारे डेली रूटीन में ये वर्ब जो है बार बार में आती रहती है, जैसे कि तुम्हें याद रहे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक सपोज एक एग्जाम्पल लेता हूं अभी एक वर्ब का। जैसे एग्जाम्पल लिया बच्चों मैंने ब्रिंग। अब बताओ ब्रिंग एक वर्ब है या नहीं? बिल्कुल है। ब्रिंग माने क्या होता है? लाना। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट और थर्ड फॉर्म हो जाएगी बच्चों इसकी क्या? ब्रॉट। ब्रिंग, ब्रॉट और ब्रॉट। ठीक है, और जैसे इसी के साथ साथ मैं इसको लिखता हूं, थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों इसलिए लिख रहा हूं मैं। वैसे मैंने ये बहुत बार बता दिया है। बाई, बाई माने क्या होता है? खरीदना। और बाई की जो फॉर्म होती है वो होती है बाई, बॉट और बॉट। बाई, बॉट और बॉट। ठीक है, बस अंतर देखना बच्चों, यहाँ केवल आर का अंतर है। ठीक है, यहां भी देखो आर का अंतर है ना। और ये सब चीज मैंने आपको बताई रखी है कि कोई सेंटेंस में अगर ये भी आ जाए और ये भी आ जाए तो कैसे पहचाने, वो भी सर की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, थर्ड फॉर्म जो आती है बच्चों हमेशा किसके साथ आती है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। और जो सेकंड फॉर्म आती है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। तो बाई माने क्या होता है? खरीदना। ये भी क्या होता है? एक एक्शन होता है। जैसे कोई भी चीज सामान कोई भी चीज खरीद के लेके आते हो। जैसे मैं बोलता हूं आई बॉट अ पेन। आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा था। तो बच्चों इसमें देखो एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन किस चीज का हो रहा है? खरीदने का एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें? और किसको खरीदने का काम हो रहा है? पेन को। तो जब पेन को खरीदने का जो काम हो रहा है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ये एक्शन को। तो इसलिए आप खरीदना क्या हो जाएगी उस सेंटेंस में? वर्ब। बात समझ में आ गई? पहली पहचान समझ में आ गया। दूसरी पहचान, जिसकी तीन फॉर्म हो। तीन फॉर्म बेटा सबको मालूम है। तीन फॉर्म जो होती है, ये बॉट किसकी मैंने लिख रखी है यहाँ पे? बॉट किसकी सेकंड फॉर्म है? बाई की। और यहाँ पे ये जो बॉट है सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये चीज यहां पर समझ में आ गई बच्चों। आगे बढ़े, अब थोड़ा सा इसके टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम इसके टाइप की बात करें, टाइप के आधार पर मतलब क्रिया के आधार पर इसको हम जो है दो तरीके से पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, एक तो हम वर्ब को जो पढ़ते हैं, वर्ब का जो एक बेसिक क्लासिफिकेशन जो पढ़ते हैं, बेसिक वर्गीकरण जो पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं वर्ब दो तरह की होती है बच्चों। एक तो बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब और एक बोलते हैं मेन वर्ब। ठीक है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और दूसरा हम वर्ब को जो पढ़ेंगे वो एक पढ़ेंगे एक और तरीके, इसको बोलते हैं कर्म के आधार पर। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? कर्म के आधार पर वर्गीकरण। और कर्म के आधार पर वर्गीकरण में उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। बच्चों मैं इसको हिंदी में बताता हूं इनको। ट्रांजिटिव होती है कौन सी? सकारात्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव क्या होती है? आक्रामक। जिसको भी इंग्लिश की स्पेलिंग में, जिसको इंग्लिश का अर्थ नहीं पता हो बच्चों को लिख लेना साथ ही साथ में। ट्रांजिटिव होती है सकारात्मक और इंट्रांजिटिव क्या होती है? आक्रामक। तो देखो बच्चों, पहले इसको समझो। पहला जो वर्गीकरण है इसका, तो वर्ब के क्रिया के आधार पर मैं दो तरीके से बताया, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बच्चों सबको मालूम है कौन कौन सी है। देखो हेल्पिंग वर्ब जो होती है डू, डज, डिड। ठीक है, इज, एन, आर, वॉज, वर। ठीक है, हैज, हैव और हैड। ये जो सारी वर्ब है ना बच्चों, ये सब क्या है? ये सब जो है ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यही हेल्पिंग वर्ब है मेन। यही आपको सब हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। और यही एक तरह से जो क्रिया का जो पहला वर्गीकरण है उसमें हेल्पिंग वर्ब में ये होती है। ठीक है, और मेन वर्ब में, मेन वर्ब तो बेटा इनके अलावा जो भी होंगी और जिसकी जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे और जिसकी तीन फॉर्म हो वो सब क्या हो जाएंगी? मेन वर्ब।
जैसे एग्जांपल में मैंने बताया था बाई, ब्रिंग, लेट, बी। बच्चों याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, बी भी अपने आप में एक मेन वर्ब है, पढ़ा रखा है मैंने ये चीज, है ना। बी अगर जब बी का मेन वर्ब का काम करेगी और कब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, बी जो है वो सेंटेंस में दो तरीके से काम करती है, या तो हेल्पिंग वर्ब बनने का या फिर मेन वर्ब बनने का। ठीक है, अगर इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर मेन वर्ब आ जाती है तब तो जो बी की फॉर्म है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी, और अगर कोई मेन वर्ब नहीं आती है तो क्या रहेगी बच्चों, वो रहेगी क्या, मेन वर्ब। बात समझ में आ रही है? और ये सब चीज मैं समझा चुका हूं, इसके लिए आप पिछले वीडियोस को एक बार देख लेना, उसको समझ लेना। ठीक है, बी, कट, शट, जितनी भी तरह की जो होती है बच्चों, सब क्या है, वो सब जो है वो मेन वर्ब है। ये बात समझ में आई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो वर्ब के आधार पर आपने क्या पढ़ लिया बच्चों, तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ठीक है, और कहीं अगर आपको वर्ड में कभी सुनने में आ जाए हेल्पिंग वर्ब के साथ में कोई बोल दे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, बच्चों नाम बता रहा हूं मैं, इनसे डरना मत। ठीक है ना, कोई बोल दे कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, तो ऑक्सिलरी वर्ब भी बच्चों हेल्पिंग वर्ब ही होती है। आपको नाम सारे पता होना चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब को ही अपन क्या बोल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जैसे एक बार याद करो, मैंने जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाया था, प्रोनाउन चैप्टर में उसमें बताया था सब्जेक्टिव केस बताया था, तो सब्जेक्टिव केस में उसमें मैंने सब्जेक्टिव को और क्या नाम बताया था, किसी को याद है बच्चों? अगर वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस ही बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते? तो इसी तरीके से ही जैसे ही हेल्पिंग वर्ब अगर बोल रहे हैं हम तो उसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और मेन वर्ब आपकी ये सब होगी, ये तो बहुत सारी हैं, इनको हम अभी टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, तो इनको हम नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में समझा देता हूं। यहाँ पे डेफिनेशन समझ लो। ट्रांजिटिव मतलब होती है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव मतलब होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो होती है, हिंदी में समझो पहले एक बार, सकर्मक क्रिया वो होती है जो अपने कार्य को एक कर्म के ऊपर रूपांतरण कर देती है, जो अपने कार्य को कर्म के ऊपर रूपांतरण कर देती है, तो उस तरह की क्रिया को बोलते हैं ट्रांजिटिव क्रिया या फिर सकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव क्रिया, अकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं, जो अपने कार्य को कर्म के ऊपर, कोई सेंटेंस में कर्म होगा ही, कर्म के ऊपर रूपांतरण नहीं करती है, कर्म के ऊपर रूपांतरण नहीं करती है, तो वही क्रिया हो जाएंगी बच्चों, क्या हो जाएंगी, इंट्रांजिटिव क्रिया या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में आ गई? तो अभी डेफिनेशन से समझ में आ गई, बाकी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये चीज सजा समझ में आएंगी कि आखिर ये वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कैसे हैं। ठीक है, चलो बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझाता हूं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देता हूं बच्चों में ट्रांजिटिव एग्जाम्पल का। बहुत सारे एग्जाम्पल है, अपन बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। तो बच्चों देखो इसमें एक्शन काम क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ने का एक्शन हो रहा है, पढ़ने का एक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, जो रीड है वो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगी, वर्ब, और वर्ब भी कौन सी हो जाएगी, मेन वर्ब। अब पहचान कर सकते हो बच्चों कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है। ठीक है, पिछले वीडियो में कुछ किसी बच्चे को डाउट आया था साहब कैसे पहचानेंगे ये हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है, तो अब समझ में आ गया वो कैसे पहचानोगे कि सही हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है। तो यहाँ पे जो इज हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। बात समझ में आ गई? तो इज हो गया हेल्पिंग वर्ब और रीडिंग हो गई क्या, मेन वर्ब। अब देखो बच्चे यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो क्या है, रीड है। ठीक है, तो ये सबको मालूम होगा। तो यहाँ पे रीड है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, रेड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों इसकी, रेड। देखो एक चीज याद रखना बच्चों, इस सेंटेंस में रीड, रेड, रेड, ये क्या होता है बच्चों, इसमें देखो सबकी स्पेलिंग सेम है, READ, 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 लेकिन एक चीज याद रखना, जब इसको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में जब बोलते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, और उसको बोलते हैं हम रेड और रेड। बात समझ में आ गई? इसको बोलेंगे रीड, इसको रेड और इसको रेड। ठीक है, तो शी इज रीडिंग अ बुक। अब मुझे ये बताओ, ये समझ में आ गया हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है?
ठीक है। अब ये बताओ इनमें से जो वर्ब होगी ट्रांजिटिव होगी या इंट्रांजिटिव होगी। अब ये बताओ मुझे जो वर्ब जो होगी ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वो मेन वर्ब भी तो होगी, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं होगी ना। किसी बच्चे को डाउट में आता था हेल्पिंग वर्ब भी तो हो सकती है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, वो कैसे होगी बच्चों? वो क्या होगी कि मेन वर्ब भी होगी, तो मेन वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कैसे होगी पहचानो, मैंने क्या परिभाषा बताई थी। अब देखो इसकी एक और तरीका मैं आपको बताया था बच्चों, जो मैंने परिभाषा के हिसाब से बताया था कि रूपांतरण कैसे होता है। मैंने एक पहचान बताई थी बच्चों बहुत अच्छी आपको ऑब्जेक्ट पहचानने की एक सेंटेंस में। वो क्या बताई थी? जिस सेंटेंस में वर्ब से व्हाट या हूम का रिप्लाई जो मिले, किसका बच्चों? व्हाट या हूम का रिप्लाई, व्हाट या हूम का जो रिप्लाई मिलता है वो उस सेंटेंस में क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट होता है, सबको मालूम है, ठीक है। तो आप तो ये मान लो बच्चों जिस सेंटेंस में वर्ब से व्हाट या हूम का रिप्लाई मिल जाए वो वाली वर्ब हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब, और जिससे ना मिले बच्चों को क्या हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में आ रही है? दोबारा बोल रहा हूं बच्चों कॉन्सेप्ट को, जिस वर्ब से व्हाट या हूम का रिप्लाई मिल जाए तो उस सेंटेंस में क्या हो जाएगी बच्चों? वो जो वर्ब हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर ना मिले तो बच्चों को क्या हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? मुझे एक चीज बताओ, इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में? शाबाश, नहीं होगा बिल्कुल। तो इस तरह के सेंटेंस में बच्चों ऑब्जेक्ट होगा वो नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो बच्चों अब ठीक है, लेकिन एक चीज मैंने आपको पहले बता रखी है कि हाँ एक सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के हो सकता है, लेकिन कभी भी बिना सब्जेक्ट और मेन वर्ब के नहीं होगा। बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस होते हैं, ठीक है। और इस वाले सेंटेंस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा। इस वाले सेंटेंस में क्या होगा बच्चों? ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? कोई डाउट लग रहा है इसमें? शी इज रीडिंग अ बुक। अब देखो बच्चों शी इज रीडिंग, अब देखो इसमें पहचानते हैं शी इज रीडिंग व्हाट, वह क्या पढ़ रही है? किताब पढ़ रही है। तो मतलब इसमें व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है बच्चों। और व्हाट का रिप्लाई क्या है? बुक। तो बुक क्या हो जाएगा इस सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ गया इसका मतलब ये जो वर्ब हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। अब बताओ इसमें कोई डाउट समझ में आया कि नहीं आया? किसी कोई डाउट? ठीक है बच्चों, बहुत छोटा सा एग्जांपल समझा दिया मैंने, शी इज रीडिंग अ बुक, और इसके माध्यम से मैंने आपको वहां एक वर्ब के बारे में भी बता दिया, रीड, रेड और रेड। आप समझ में आ गई? ठीक है, थोड़ा सा आगे अच्छी होता है तो बच्चों इसमें हमेशा याद रखना व्हाट, जिस किसी सेंटेंस में जो मैंने बताया था ऑब्जेक्ट की पहचान किससे करते हैं? व्हाट या हूम से, ठीक है। तो व्हाट का जो रिप्लाई मिला वो सेंटेंस में क्या मिला? बुक मिला। और किसी सेंटेंस, कोई सेंटेंस ऐसा भी होगा जिसमें जो ऑब्जेक्ट जो होगा उसका जो रिप्लाई होगा वो कौन देगा? हूम देगा, हूम से मिलेगा रिप्लाई। और जिस सेंटेंस में व्हाट या हूम से रिप्लाई मिलेगा वो सेंटेंस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होते हैं। तो बच्चों जिस सेंटेंस में व्हाट से रिप्लाई मिले वो तो होंगी बच्चों कैसी वस्तु है? निर्जीव वस्तु है, ठीक है। वो कैसी वस्तु होंगी बच्चों? निर्जीव वस्तु है। और हूम से जो रिप्लाई मिले वो कैसी वस्तुएं होंगी? सजीव वस्तुएं, ठीक है। सजीव जो भी लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निर्जीव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सजीव, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो व्हाट का रिप्लाई किसका मिल रहा है? बुक का मिल रहा है, नहीं मिल रहा? व्हाट। अब हूम से रिप्लाई नहीं मिलेगा लेकिन इसका, ठीक है। तो हूम से रिप्लाई नहीं मिलेगा तो इसलिए ये क्या है? ये निर्जीव वस्तु है, ऐसे ही समझ सकते हो। यहाँ से व्हाट से रिप्लाई मिल रहा है इसलिए यहाँ पे क्या होगी? बुक जो होगी क्या हो गई? निर्जीव वस्तु हो गई। तो बात समझ में आ गई? तो ये वाली क्या होगी? निर्जीव वस्तु हो गई, और ये वाली क्या हो गई? सजीव वस्तु हो गई, ठीक है। अब क्या होगा? किसी सेंटेंस में बच्चों व्हाट का भी रिप्लाई मिल जाएगा और हूम का भी रिप्लाई मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? उस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है बच्चों। और बिल्कुल हो सकते हैं, थोड़ी एक सेंटेंस में केवल एक ही ऑब्जेक्ट होगा, दो भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। और जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे और जिसमें व्हाट या हूम दोनों से रिप्लाई मिल रहा होगा, ठीक है, उनमें क्या होगा बच्चों? उस तरह के सेंटेंस में हम क्या बोलते हैं? उसमें क्या होता है? एक तो ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। भैया जैसे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गए, जैसे मैंने आपको एक नाम बताया था प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बताया था। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी तो एक तरह से ऑब्जेक्ट ही था, ठीक है। लेकिन उनका जो नाम है हमने कुछ डिफरेंशिएट करके, कुछ अलग करके उसका नाम मैंने क्या रख दिया? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट रख दिया। जब ऐसे ही जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, एक साथ दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, तो उनको कोई नाम देना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है।
आज की डेट में मान लो मैं कहता हूं एक क्लास में दो लड़के बैठे हुए हैं, उन दोनों के नाम राम है। तो बच्चों आप ये बताओ, मैं बोलता हूँ राम को बुला के लाओ, तो कैसे पहचानोगे बच्चों ये राम है? वो दोनों ही आ जाएंगे साथ में। अब मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया एक राम 1 है और एक राम 2 है, ठीक है। तो एक राम 1 है एक राम 2 है, तो अब मैं बोलूंगा बच्चों ऐसा करो राम 1 को लेके आओ। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से ही जहां 2 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो वहां उनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सा है, ये वाला ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है। उसका डिफरेंशिएट करने के लिए मतलब जो वर्ड से रिप्लाई जो देगा जिस सेंटेंस में, वर्ड से रिप्लाई जिस सेंटेंस में वर्ब से मिलेगा और वो ऑब्जेक्ट जो होगा बच्चों वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसका नाम क्या रख देंगे हम? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो हूम से रिप्लाई जो देगा बच्चों उस वाले हम ऑब्जेक्ट का नाम जो रखेंगे वो रखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? तो क्या क्या रखेंगे बच्चों? वर्ड से रिप्लाई करेगा उसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हूम से रिप्लाई देगा वो क्या रहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी, ये चीज क्लियरिटी आ गई होगी कॉन्सेप्ट में। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूं। रफ करके अब मैं तो एग्जांपल लेता हूं बच्चों आपके लिए। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेता हूं मैं, जो अब तक आप सब क्लासों में पढ़ते आ रहे हो। राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल। अब देखो बच्चों, राम गोज टू स्कूल, ये जो सेंटेंस है ना बच्चों, इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करना। इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पे जो वर्ब है वो जो होती है बच्चों मेन वर्ब है नहीं, ये सब्जेक्ट हो गया। अब मुझे ये बताओ इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है नहीं। अब इसमें मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए सबसे पहले देखो व्हाट जो हमको रिप्लाई मिल रहा है नहीं मिल रहा। राम गोज व्हाट, कोई रिप्लाई मिला नहीं मिला। राम गोज हूम, कोई रिप्लाई मिला नहीं मिला। तो इसका मतलब यह इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे जो वर्ब होगी ये कैसी होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव का शॉर्ट में लिख दिया आईटीवी, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो बच्चों फिर ये पूछोगे सर यहाँ पे स्कूल क्या है? अब देखो बच्चों यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जो टू लगाया है, अगर मैं लिख देता हूं इसको सेंटेंस को, राम गोज स्कूल, ठीक है, राम गोज स्कूल। इस सेंटेंस में राम तो हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये बताओ बाकी, अब ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? नाउन या फिर प्रोनाउन। तो मैंने लिख दिया नाउन हो गया, ठीक है। अब ये बताओ मुझे स्कूल जो है, स्कूल क्या है? एक नाउन है प्रोनाउन में से? बच्चों नाउन है, ठीक है, सबको मालूम है स्कूल नाउन है। अब मैंने बताया था किसी सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो 4 काम करते हैं, या तो सब्जेक्ट, या तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का, या ऑब्जेक्ट बनने का, या फिर बनने का। देखो बच्चों स्टार्टिंग चलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो होगा नहीं, क्यों? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसमें होते हैं वो आपको मालूम नहीं है, इसके लिए आप पिछले वीडियो देखें। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्यों नहीं सकता प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट? क्योंकि यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इसलिए प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, ठीक है। सब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्यों? सब्जेक्ट सेंटेंस में हमने कल चाले सब्जेक्ट पहले आ ही गया। अब क्या रहेगा बच्चों? ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये जो नाउन है यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, राम गोज स्कूल, और ये यहाँ पे जो बच गया डेफिनेशन के हिसाब से मैंने क्या लिख दिया इसको? ऑब्जेक्ट। अब बताओ बच्चों इसका मतलब ये है, अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया तो मतलब ये क्या हो जाएगा? ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा बच्चों? बिल्कुल होगा, ये चीज मैं बता रखी है आपको। और इस अगर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए मैंने क्या बता रखा है कि व्हाट या होम से रिप्लाई मिलना चाहिए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अब बताओ इसमें व्हाट या होम से रिप्लाई मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। अगर ये सेंटेंस में वर्ब का व्हाट या होम से रिप्लाई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस वर्ब का नहीं हो सकता, और इस वर्ब का नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा? कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ इसको बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? हमें कुछ ना कुछ प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, और इसीलिए यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस की प्रीपोजिशन क्या? टू। इसीलिए बच्चों हमने यहाँ प्रीपोजिशन लगाई टू। और अब ये क्या होगा? अब यहाँ पे जो स्कूल जो होगा ना, ये जो स्कूल होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और इसको बोलेंगे अब क्या? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। बात समझ में आएगी नहीं बच्चों? दोबारा एक बार समझा देता हूं, क्यों बनाए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट? बिल्कुल सीधी सी बात है बच्चों,
क्योंकि यहाँ मेन वर्ब से सीधे व्हाट या उनका रिप्लाई नहीं मिल रहा है, और अगर वर्ब से व्हाट या उनका रिप्लाई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है यहाँ पे कोई ना कोई हमें प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, और वो प्रीपोजिशन लगाई टू, और उस प्रीपोजिशन का ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और वो बन गया अपना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अब बात समझ में आ गई। और यहाँ पे जो गो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ पे जो गो होती है ये क्या होती है, इसका एग्जाम्पल लिख लेना कि गो जो होती है बच्चों कैसी वर्ब होती है, इंट्रानेटिव वर्ब होती है। इंट्रानेटिव वर्ब होती है, इसका मतलब ये अपने आप में ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ये बिना ऑब्जेक्ट के काम करेगी ये वर्ब। बोलो बच्चों यहाँ पे बात समझ में आएगी नहीं आई? तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। यहाँ तक आपने अब ये पता लग गया होगा यहाँ पे हमने टू क्यों लगाया है। अब धीरे धीरे आप लोगों को चीज मालूम पड़ेगी बच्चों, स्टार्टिंग से सारी चीजें नहीं बताई जाती, क्योंकि आप लोगों का जो स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से भी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। अब ऐसा नहीं है कि पहली क्लास में, जब पहली क्लास में आप इंग्लिश पढ़ो तो मैं आपको ये बता दूंगा कि यहाँ पे क्यों आया क्यों नहीं आया, ठीक है, तो आपको चीज समझ में नहीं आएंगी। लेकिन जब धीरे धीरे आप क्लासेस पढ़ोगे, चीजें समझ में आने लगेंगी, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ टू क्यों आया यहाँ पे, ठीक है। अभी और ये लिख लेना एक बार, गो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो, वेंट और गॉन, गो, वेंट और गॉन। गो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेंट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और गॉन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। ये दो चीजें मैंने बताई हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। वर्ब की तरह वर्ब एक आधार पर वर्गीकरण है ये, और दूसरा जो है कर्म के आधार पर वर्गीकरण, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में, थोड़ा सा अगले लेक्चर में और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्ड कर दिया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि बच्चे और भी जो बच्चे हैं वो इस चीज को देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।